हेलो एवरीवन, मैं सतीश कुमार। आप सभी का लर्न ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास हिस्ट्री का 12th लेसन देखेंगे। ये सिक्स्थ क्लास हिस्ट्री का आखिरी लेसन है, जिस लेसन का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो इसके बाद हमारा जो सिक्स्थ क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है सिक्स्थ क्लास हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और पॉलिटिकल साइंस की। इसके बाद हम सेवन्थ क्लास स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद इस लेसन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने उन्हीं चीज़ों को मेंशन किया है जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेहरौली, जो कि दिल्ली में है, कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। लोहे का है, लेकिन इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। स्तूप, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न प्रकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे, लेकिन स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयोग कोई भी चीज़ या कोई भी कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा भी कहा जाता है। ठीक है। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि स्तूप का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। हर पॉइंट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। सांची का महान स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। आपने देखा होगा ना, मंदिरों के ऊपर नोकीला सा वो ढांचा एक बनाया जाता है, जिसे हम शिखर कहते हैं। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम और ऐहोल में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने में काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाते थे। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनका नाम खम्भों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हुए हैं। मतलब इनकी सजावट के लिए भी पैसे ये लोग देते थे। अजंता वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे, आर्टिफिशियल नहीं थे, बल्कि उस समय जो पौधे और खनिज थे उनसे बनाए गए थे, इसलिए वो जो रंग अभी भी काफ़ी चमकदार है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पीदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। कालिदास संस्कृत में लिखते थे, ये भी पूछा जा सकता है कालिदास प्राकृत में लिखते थे या संस्कृत में लिखते थे या ब्राह्मी में लिखते थे, तो ये भी आपको याद पता होना चाहिए। कालिदास हमेशा संस्कृत में लिखते थे। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कहानियों
जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इसके अलावा इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। महाकाव्य महाभारत और रामायण संस्कृत में लिखे गए हैं। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भागवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। जातक गाथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इस समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। खगोल शास्त्री जो थे आर्यभट्ट थे, और उन्होंने संस्कृत में कौन सी पुस्तक लिखी थी? आर्यभट्टियम। ये भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर लगाने की वजह से होता है। सॉरी, एक सेकंड। उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयोग होने वाली विधि है। मतलब बताओ, उन लोगों ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी एक तरह से सही से सटीक बता दिया था। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता थे जिन्होंने कई खोजें की। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले हुई। पहले कोई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशे, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उसी लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने की इस विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु क्रम या धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, जिसके प्रकार है। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर, यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। महाबलीपुरम के एक आस्मिक मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ियों को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकास्म या मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों के एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं। जैसे आज के ज़माने में आप घर देखे होंगे, जो बनाते हैं तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे की ओर क्रम में बनाते थे। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। जो चट्टानों को तराश कर उसको काट के जो मंदिर बनाए जाते थे वो ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, और जो ईंट से बनाए जाते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर। ऐहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। शून्य
अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नई चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक जो कि प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और दूसरा थे सुश्रुत जो कि चौथी शताब्दी ईस्वी में थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। अब हम कुछ डेट के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये आखिरी लेसन है। तो इस लेसन में हमने ये जो हिस्ट्री का जो हमने 10 से 12 लेसन जो हमने कवर किए हैं उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको एक बार देख लीजिए। स्तूप निर्माण की शुरुआत हुई थी 2300 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लो स्तंभ भीतर गांव का मंदिर अजंता की चित्रकारी या आर्यभट्ट ये 1500 साल पहले की बात है, दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले, पुरापाषाण युग लाखों वर्ष पहले, मेहरगढ़ जो कि अध्याय 2 में हमने पढ़ा था, कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई है। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच है। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व की बात है। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 वर्ष ईसा पूर्व मान सकते हो। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व। अशोक का शासनकाल लगभग 272 से 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच में है। संगम साहित्य की रचना लगभग 3000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। कनिष्क का शासनकाल लगभग 78 से 100 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी। वल्लभी के परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 से 521 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी। चीनी यात्री स्वेन त्सांग का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी। दोस्तों इस लेसन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उन चीज़ों को आप उसमें से और पॉइंट्स को निकाल सकते हैं और उनको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम 7th क्लास का स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।